हेलो स्पिरिट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे मिनरल्स, उनके टाइप्स, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी इंपॉर्टेंस और उनका कंजर्वेशन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पावर रिसोर्सेज और उनके टाइप्स, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पावर रिसोर्सेज जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। चलो तो फिर शुरू करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले देखेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स होते हैं नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस जिनकी एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होती है, और ये कहलाते हैं मिनरल्स। ये अर्थ पर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं और कहीं हमें बहुत कम या ना के बराबर। ठीक है, मिनरल्स कैसे क्रिएट होते हैं? ये नेचुरल प्रोसेस से क्रिएट होते हैं। इसमें कोई भी ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होता, यानी कि ह्यूमन का कुछ भी इसमें इनपुट नहीं होता, वो खुद ही नेचुरली विद टाइम क्रिएट होते हैं। और हम उन्हें आइडेंटिफाई कैसे कर पाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि उनकी कलर डेंसिटी हो गई, उनकी हार्डनेस हो गई, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। यही सारे बेसिस है जिस पर हम मिनरल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और हम उन्हें आगे क्लासीफाई भी करते हैं। क्लासिफिकेशन भी अभी हम पढ़ेंगे। तो अभी हमने देख लिया कि मिनरल्स क्या होते हैं। ये होते हैं नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस जिनकी एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है। ये नेचुरली क्रिएट होते हैं, इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता। ठीक है, अब देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हम घर में नमक खाते हैं, सॉल्ट, या फिर जो हमारी पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता है, ये भी मिनरल्स हैं। तो ये हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं विच वी गेट फ्रॉम मिनरल्स, या जहाँ पर मिनरल्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के टाइप्स, तो मिनरल्स के होते हैं दो टाइप बेस्ड ऑन उनकी कॉम्पोजिशन, यानी कि वो कैसे बनी है। इस बेसिस पर हम दो तरह से मिनरल्स को क्लासीफाई करते हैं। पहले होते हैं मेटालिक मिनरल्स और दूसरे होते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स। अब मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं? वो मिनरल्स जो कि मेटल कंटेन करते हैं इन रॉ फॉर्म। ठीक है, यानी कि जिन मिनरल्स में मेटल मिलेगा आपको रॉ फॉर्म में, वो होंगे हमारे मेटालिक मिनरल्स। क्योंकि इनमें मेटल है तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेंगे और साथ में हीट भी कंडक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी साइंस में कि वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो जो मेटालिक मिनरल्स होंगे दे विल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल के लिए वी हैव आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीशियम और, ये सारे हमारे हो गए मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स हम आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं फेरस और एक होते हैं नॉन फेरस। फेरस होता है आयरन, यानी कि जिन मिनरल्स में आयरन होगा वो होंगे हमारे फेरस मिनरल, जैसे कि आयरन और मैग्नीज। इसके अलावा जिन मिनरल्स में आयरन नहीं होगा, विच डू नॉट कंटेन आयरन, वो होंगे हमारे नॉन फेरस, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। ये मेटल तो है बट ये नॉन फेरस है। क्यों? क्योंकि इनमें आयरन नहीं है। ठीक है, चलो तो मेटल देख लिया हमने, मेटालिक मिनरल्स। अब हम देखेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स कौन से होंगे? जिसमें मेटल नहीं होगा, ये हीट कंडक्ट नहीं करेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन हो गया, माइका हो गया, ये सारे हैं हमारे नॉन मेटालिक मिनरल्स। साथ में हमारे कुछ मिनरल फ्यूज भी होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया। तो ये सब किस पे आएंगे? ये सब भी आएंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स में। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी मेटल नहीं है। ठीक है, तो दो क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, बिल्कुल सिंपल। एक था मेटालिक मिनरल जिसमें मेटल्स थे, उसको हमने आगे क्लासिफाई कर दिया फेरस और नॉन फेरस ऑन द बेसिस ऑफ आयरन है या नहीं। उसके अलावा दूसरे थे नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो ये तो हमने देख लिया क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे मिनरल्स को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, यानी कि हम उन्हें जमीन से निकालते कैसे हैं। तो इसके हैं ब्रॉडली तीन तरीके। ठीक है, तीन तरीके हैं इसके। पहला है माइनिंग, दूसरा है ड्रिलिंग और तीसरा है क्वेरिंग। अब देखो, ये तीनों अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और आप जान लो कि माइनिंग में दो तरह की माइनिंग होती है। एक होती है ओपन कास्ट माइनिंग और एक होती है शेफ्ट माइनिंग। तो सबसे पहले हम माइनिंग के बारे में पढ़ते हैं। माइनिंग एक प्रोसेस होता है जिससे कि हम क्या करते हैं, वी टेक आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस, यानी कि जो अर्थ के सरफेस के अंदर जो रॉक्स दबे हुए हैं, जो रॉक्स बरीड हैं सरफेस के अंदर, वहां से हम मिनरल्स निकालते हैं। और इसको हम किस प्रोसेस से निकालते हैं? थ्रू माइनिंग। माइनिंग दो तरह की होती है, ओपन कास्ट माइनिंग। अगर जो मिनरल्स है वो सरफेस के पास है, ज्यादा अंदर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर का सरफेस जो लेयर है उसे रिमूव कर देते हैं और हम मिनरल्स निकाल लेते हैं। तो इसे कहते हैं ओपन कास्ट, यानी कि सरफेस को हमने रिमूव कर दिया, तो ये हो गया हमारा ओपन कास्ट। अगर मिनरल्स ज्यादा नीचे है, जो रॉक्स है वो काफी नीचे हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें बोर्स करने पड़ते हैं, डीप गहरे गहरे बोर्स करने पड़ते हैं, उसके बाद हम मिनरल्स निकाल पाते हैं। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं शेफ्ट माइनिंग, यानी कि सरफेस के पास है तो ओपन कास्ट माइनिंग, और अगर ज्यादा अंदर है तो शेफ्ट माइनिंग। तो ये तो हो गया हमारा माइनिंग। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा ड्रिलिंग। ड्रिलिंग की मदद से हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये हमारी जो अर्थ सरफेस है उसमें काफी नीचे मिलते हैं हमें, और इनको निकालने के लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं दैट इज ड्रिलिंग। यहाँ पर हम डीप वेल्स बोर करते हैं नीचे अर्थ के सरफेस में और फिर हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ड्रिलिंग। लास्ट है हमारा क्वेरिंग। क्वेरिंग क्या किस लिए यूज करते हैं? क्वेरिंग हम यूज करते हैं उन मिनरल्स के लिए जो अर्थ के सरफेस के बहुत पास है। तो हम बस उन्हें वहाँ पे डग करते हैं, गड्ढा खोदते हैं और हम यहाँ से मिनरल्स अपने निकाल लेते हैं। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट। ठीक है, तो हमने तीनों मेथड्स देख लिए, माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरी। ठीक है, तीनों में ही अलग अलग डिफरेंशिएशन देखा। जब सरफेस के पास है तो हम क्या करेंगे, क्वेरिंग करेंगे, डग आउट कर लेंगे। जब ज्यादा डीप है तो माइनिंग करेंगे, ड्रिलिंग पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के लिए करेंगे। ठीक, अब देखो रॉक्स क्या होते हैं। रॉक्स होते हैं एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स बट विदाउट डेफिनेट कंपोजिशन, यानी कि रॉक यानी कि पत्थरों में हमें क्या मिलते हैं, एक या एक से ज्यादा मिनरल्स मिल सकते हैं। पत्थर में कितने मिनरल्स होंगे, कितनी क्वांटिटी में होंगे, इसका कोई डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होता। इसीलिए रॉक्स को हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, एक या एक से ज्यादा मिनरल्स का वहाँ पे कंपोजिशन कह लो या फिर कलेक्शन कह लो। ठीक है,
रॉक्स जिनसे हम मिनरल्स निकालते हैं उन्हें हम कहते हैं ओर्स, या जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जिस रॉक में से आयरन निकालेंगे उसे हम कहेंगे आयरन ओर। और कुछ रॉक जो कॉपर कंटेन करते हैं वो आप देखकर भी पहचान सकते हो, क्यों? क्योंकि वो कुछ ब्लू कलर में दिखेंगे। तो ये चीज़ भी आप एमसीक्यू में आ सकते हैं, तो आपको याद रखनी है। तो अब हमने देखो एक्सट्रैक्शन का हमने पढ़ लिया तीनों मेथड्स। अब हम देखेंगे मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वर्ल्ड में मिनरल्स कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस कॉन्टिनेंट में कितने ज़्यादा मिनरल्स हैं, ये सारा कुछ अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले दो चीज़ें आपको जाननी है। मिनरल्स में हमने क्लासिफिकेशन देखा था, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। तो जो मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं वो हमें मिलते हैं इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक में, और जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं वो हमें मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक में। अगर ये रॉक टाइप आप भूल गए हो या आपको नहीं पता है तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको देखने हैं प्रीवियस लेक्चर्स, क्योंकि उसमें हमने ये बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर किया था। और जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो क्लियरली समझ गए होंगे कि इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक कौन से होते हैं, कैसे बनते हैं, और सेडिमेंट्री रॉक कौन से होते हैं और कैसे बनते हैं। चलिए तो अब हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे अपना। सबसे पहले हम देखेंगे एशिया। तो एशिया में वी हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स, जैसे कि इन चाइना एंड इंडिया। इसके अलावा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टिन प्रोड्यूसर भी एशिया में है, चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। प्रोडक्शन ऑफ लीड, एंटीमनी एंड टंगस्टन, ये इस सब में चाइना लीड करता है। ऑल्सो इन एशिया वी हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। ये सारा कुछ आप 2-3 बार पढ़ लो तो आपको याद हो जाएगा। मूविंग ऑन, एशिया के बाद यूरोप की बात करते हैं। तो यूरोप है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आयरन कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, इन यूरोप। रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस, यहाँ पर हमें मिलती है लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर। यूरोप के बाद नॉर्थ अमेरिका। तो अमेरिका में जो हमें मिनरल्स मिलते हैं वो हमें मिलते हैं 3 जोन्स में। पहला जोन है कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ ग्रेट लेक्स, यहाँ पर हमें कौन से मिनरल्स मिल रहे हैं, आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर। उसके बाद जो हमारी सेकंड रीजन है वो है अपाल्चियन रीजन, जहाँ पर हमें मिलता है कॉपर। और थर्ड रीजन है हमारी माउंटेन रेंज ऑफ वेस्ट, यहाँ पर वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये सारा कुछ हमें कहाँ मिल रहा है, नॉर्थ अमेरिका। अब हम बात करेंगे साउथ अमेरिका की। तो साउथ अमेरिका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। साउथ अमेरिका पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। किसका प्रोड्यूसर है, ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। कहाँ पर होता है, यहाँ पर ब्राजील में, ठीक है। इसके अलावा ये लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर का। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टिन का, ब्राजील एंड बोलिविया। इसके बाद यहाँ पर हमें मिनरल ऑयल्स भी मिलते हैं और बाकी सारे दूसरे मिनरल्स का भी वी हैव लार्ज डिपॉजिट्स इन साउथ अमेरिका, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट अफ्रीका। तो अफ्रीका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, डायमंड का, गोल्ड का एंड प्लेटिनम का। गोल्ड की स्पेसिफिक बात करें तो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायर, यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा गोल्ड आपको मिलता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा अफ्रीका में हमें अदर मिनरल्स और मिनरल ऑयल भी मिलते हैं। सेकंड लास्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। तो स्पेशली आपको इस समय क्या क्या याद रखना है, जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो आपको जरूर याद रखना है कि कौन किसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक। लीडिंग प्रोड्यूसर ये गोल्ड, डायमंड और कॉपर, जिंक का है। साथ में यहाँ पर हमें जो लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड्स मिली है वो कहाँ मिली है, कैलगोरली एंड कूलगार्डी एरिया ऑफ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर हमें मिली है लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। तो बेसिकली आपको इस समय याद क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोडक्शन किस चीज़ का हो रहा है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें मोर और लेस ज़्यादातर सब में कॉमन ही है, तो लार्जेस्ट प्रोडक्शन जरूर याद रखना। लास्ट हम डिस्कस करेंगे अंटार्कटिका। तो यहाँ पर हमें वैरायटी ऑफ मिनरल्स मिल जाते हैं। सिग्निफिकेंट साइज ऑफ यहाँ पर कोल डिपॉजिट अच्छा खासा है। इसके अलावा आयरन और गोल्ड, सिल्वर और ऑयल भी सब प्रेजेंट है। तो इसके साथ हमने अपने सातों कॉन्टिनेंट्स में देख लिया मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखेंगे मिनरल्स का यूज़ क्या है। तो देखो मिनरल्स हम अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉपर का यूज़ होता है इन मेकिंग कॉइन्स एंड पाइप्स बनती हैं, कॉइन्स बनते हैं। इसके अलावा सिलिकॉन जो कि हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम कॉर्ड्स, इसका हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा। एल्यूमिनियम हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, फ्रॉम बॉक्साइट और। एल्यूमिनियम का यूज़ तो हम एरोप्लेन्स में करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में करते हैं, बिल्डिंग्स में करते हैं। साथ में किचन में अगर आपने देखा हो बर्तनों में तो वो भी एल्यूमिनियम के होते हैं, तो एल्यूमिनियम का यूज़ हम वहाँ भी करते हैं। तो मिनरल्स का यूज़ हर जगह है, इंडस्ट्री में भी है, हमारे डोमेस्टिक यूज़ में भी है, हमारे घर में भी, हमारी डेली लाइफ में भी है, जैसे सॉल्ट हो गया, ग्रेफाइट हो गया। तो मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। अब बात करें कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स क्यों जरूरी है, क्योंकि मिनरल्स हैं नॉन रिन्यूएबल। अगर एक बार खत्म हो गए तो इन्हें दोबारा बनने में लग जाएंगे हज़ारों साल। तो इतना हज़ारों साल हम उनके बिना कैसे सर्वाइव करेंगे, राइट। तो इसीलिए ये है नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि इन्हें लगते हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इनको वेस्ट ना करें, हम इनका यूज़ कम करें, जहाँ हो सके हम इन्हें रिसाइकिल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक ये लास्ट कर पाएँ। सो इट इज़ नेसेसरी कि वी रिड्यूस देयर वेस्टेज एंड रिसाइकल मिनरल्स, ताकि हम उन्हें कंजर्व कर पाएँ। तो इसके साथ जो हमारा मिनरल्स वाला टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वो हमने कर लिया है कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे विद पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज में हम 2 तरह की रिसोर्सेज पढ़ेंगे, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। तो चलो फिर ये स्टार्ट करते हैं अपना पावर रिसोर्सेज, ठीक। तो पावर हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमें पावर चाहिए होता है फॉर इंडस्ट्री भी, एग्रीकल्चर भी, ट्रांसपोर्ट भी, कम्युनिकेशन भी, हर चीज़ के लिए वी रिक्वायर पावर। तो पावर की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। अब पावर रिसोर्सेज को हम 2 तरह से क्लासीफाई करते हैं, एक होती है कन्वेंशनल सोर्स और दूसरे होते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद कन्वेंशनल सोर्सेज में हम ये सारे पढ़ेंगे और नॉन कन्वेंशनल में हम पढ़ेंगे इन सबको 1 बाय 1। तो ये सारे ही हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। शुरू करेंगे विद कन्वेंशनल सोर्सेज। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, ये वो सोर्सेज हैं जो कि हम बहुत सारे टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। These are being used since long। तो इसी में हम इन्हें बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट फायरवुड। फायरवुड क्या है,
फायरवुड यूज़ होती है फॉर कुकिंग, फॉर हीटिंग। गाँवों में हमने देखा है, रूरल एरियाज़ में देखा है कि लकड़ी वगैरह से ही वो लोग खाना बना लेते हैं, साथ में सर्दियों में फॉर हीटिंग। उसके अलावा कुछ और भी हीट करना है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी सोर्स फॉर विलेजर्स इज फायरवुड। फायरवुड वो लोग कहाँ से कलेक्ट करते हैं? फ्रॉम फील्ड्स, फ्रॉम फॉरेस्ट, यहाँ सबसे वो कलेक्ट कर लेते हैं। फायरवुड की एडवांटेज की बात करें तो इजी एक्सेस, ये हमें आराम से अवेलेबल मिल जाते हैं हमारे आसपास, और ये अच्छी खासी लार्ज नंबर ऑफ लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इनके डिसएडवांटेजेस क्या है कि इनको कलेक्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है, आपको जंगल में जाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, बिकॉज आप गीला यूज़ नहीं कर पाओगे, तो इसका एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसके अलावा जब हम इन्हें यूज़ करते हैं तो ये पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन करते हैं। तब अगर हम पेड़ काटते हैं इनके लिए तो वहाँ डिफॉरेस्टेशन भी होता है, तो ये है इनके कुछ डिसएडवांटेजेस। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होती है वो भी हम यहीं समझ लेते हैं एक बार जल्दी से। तो जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं जो कि अर्थ के नीचे दब जाते हैं, फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक क्या होता है, उन पर प्रेशर और उन पर हीट वर्क करती रहती है, और फिर ये बन जाते हैं फ्यूल, जैसे कि पेट्रोलियम। तो इनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स, जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन से बनते हैं, फॉसिल से बनते हैं, ठीक है। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि बहुत टाइम तक अर्थ के नीचे रहते हैं, हीट एंड प्रेशर की वजह से दैट गेट कन्वर्टेड इनटू फ्यूल्स, उन्हीं को हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स, और ये फॉसिल से बनते हैं। ये है हमारे फायरवुड। तो यहाँ पर हमने फायरवुड के एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लिया। अब हम पढ़ेंगे कोल। कोल क्या है? ये है सबसे ज्यादा अबंडेंट फॉसिल फ्यूल, सबसे ज्यादा मिलने वाला फॉसिल फ्यूल। इसकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलेंगे थर्मल पावर या थर्मल एनर्जी, जिसको हम कोल की मदद से जनरेट करेंगे। इसे हम बरी सनशाइन भी बोलते हैं, और ये बहुत ज्यादा पोल्यूशन कॉज करता है जब भी हम कोल को बर्न करते हैं। और अगर हमें इसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो वो भी बहुत बल्कि होता है, क्योंकि आप इसे आराम से पाइप के थ्रू ट्रांसफर नहीं कर सकते। यूनिट बिग बिग ट्रक्स या फिर ट्रेन के थ्रू ट्रांसफर होता है, तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफी बल्कि है और ये काफी पोल्यूशन क्रिएट करता है। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हमें मिलती है बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स, वहाँ पर ड्रिलिंग की जाती है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था। कौन सा मेथड हमने पढ़ा था? ड्रिलिंग फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, राइट। तो ड्रिलिंग करते हैं हम पेट्रोलियम को निकालने के लिए, ये हमें मिलती है बिटवीन द रॉक्स। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये जो क्रूड ऑयल निकलता है इसे भेजा जाता है रिफाइनरी में, वहाँ पर ये होता है प्रोसेस, और फिर हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं इस क्रूड ऑयल में से, जिसमें से एक है पेट्रोल। उसके अलावा डीजल, केरोसिन, वैक्स, ये सब भी हमें इसी क्रूड ऑयल में से मिल जाता है। पेट्रोलियम और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं जो कि हमें इसमें से मिलते हैं क्रूड ऑयल में से, उनको हम साथ में कहते हैं ब्लैक गोल्ड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं ब्लैक गोल्ड बिकॉज ऑफ ब्लैक कलर, एंड गोल्ड बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस। इंडिया में लीडिंग प्रोड्यूसर्स की बात करें तो दिग्बोई इन आसाम, बॉम्बे हाई इन मुंबई, एंड डेल्टास ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ पेट्रोल। नेक्स्ट इज नेचुरल गैस। तो ये हमें कहाँ मिलती है? ये हमें मिलती है पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के ऊपर। तो जब हम पेट्रोलियम गैस या फिर जब हम क्रूड ऑयल निकालते हैं, जिसमें से बाद में हम रिफाइन करके पेट्रोल बनाते हैं, तो जब हम क्रूड ऑयल निकालते हैं तो उसी टाइम पर ये भी सरफेस पर आ जाती है। ये हम डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल दोनों की ही तरह यूज़ कर सकते हैं। बर्निंग पर ये पोल्यूशन क्रिएट करती है, बट इसकी एक फॉर्म है विच इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हम बोलते हैं CNG। ये बाकी सबके कंपेरिजन में बेटर है। क्यों? क्योंकि ये लेस पोल्यूशन क्रिएट करती है कंपेयर टू पेट्रोल, डीजल, और इसीलिए हम इसे इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाकियों के कंपेरिजन में लेस पोल्यूशन क्रिएट करती है। नेचुरल गैस कहाँ मिलती है? जब हम पेट्रोल यानी कि क्रूड ऑयल निकालते हैं तो उसके ऊपर ये होती है, जब क्रूड ऑयल निकालते हैं तो ये भी बाहर आ जाती है, ठीक है। नेचुरल गैस हो गया। अब हम देखेंगे हाइडल पावर। हाइडल पावर कैसे जनरेट होता है? तो रिवर वाटर या रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स, उसे बहुत हाइट से ना ऊपर से नीचे छोड़ा जाता है। तो जब हम उसे छोड़ते हैं तो नीचे होती है टर्बाइंस, तो जब वाटर स्पीड से आता है तो उसकी वजह से वो टर्बाइंस घूमने लगती हैं। जब टर्बाइंस घूमती हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वाटर की वजह से प्रोड्यूस हो रही है तो इसे हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जब हम वाटर का यूज़ कर लेते हैं टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद उस वाटर का यूज़ क्या होता है? वो जाता है फॉर इरीगेशन, यानी कि खेतों में इरीगेशन के लिए। इंडिया में इंपॉर्टेंट हाइडल पावर प्लांट्स हैं भाखरा नंगल, गांधी सागर, और भी बहुत सारे हैं, आप कमेंट्स में बता सकते हो। साथ में बात करें कि वो पहली कौन सी कंट्री थी जहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पहली बार डेवलप हुई थी, तो वो हमारी थी नॉर्वे। तो ये भी याद रखना कि नॉर्वे पहली कंट्री थी जहाँ पर फर्स्ट टाइम द वर्ल्ड में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की गई थी। अब देखो, हमने सारे ही अपने कन्वेंशनल सोर्सेज पढ़ लिए। फायरवुड हमने पढ़ लिया, कोल हमने पढ़ लिया, पेट्रोलियम देख लिया, नेचुरल गैस और हाइडल पावर, यानी कि कन्वेंशनल हमने सारा कुछ कवर कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे विद नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। सबसे पहले देखेंगे कि नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज होती क्या है। तो ये होती हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि जो जल्दी जल्दी रिप्लेनिश हो जाएंगी, ये खत्म नहीं होंगी, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, टाइडल एनर्जी हो गई, ये खत्म नहीं होने वाली। सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी यानी सन की एनर्जी, तो इसे हम ट्रैक कर सकते हैं इन सेल्स, और उसके बाद हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह वर्क करते हैं हमारे सोलर पैनल्स, जो कि हमारे घरों में इंस्टॉल होते हैं, काफ़ी बिल्डिंग्स में इंस्टॉल होते हैं। क्योंकि सोलर एनर्जी को ट्रैप करके उसे कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर हम इसे यूज़ कर सकते हैं हीटर्स एंड कुकर्स या फिर और भी अलग अलग चीज़ों में। तो ये हो गई सोलर एनर्जी, ये कभी खत्म नहीं होने वाली, और ये है हमारी नॉन कन्वेंशनल सोर्स। नेक्स्ट इज विंड एनर्जी। विंड एनर्जी भी एक एग्जॉस्टिबल सोर्स है, ये कभी खत्म नहीं होगा, एग्जॉस्ट नहीं होगा। विंड मिल्स होती हैं जहाँ पर जो उनकी विंड, ये जो इस टाइप की
विंड मिल्स में ये लगे होते हैं ना, जब हवा चलती है तो ये रोटेट करती हैं, जब ये रोटेट करती है तो इलेक्ट्रिक जनरेटर से कनेक्ट होती हैं, तो इस तरह जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। मोस्टली हमें ये विंड मिल्स कहाँ देखने को मिलेंगी, या तो कोस्टल रीजन में या फिर माउंटेन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हवा है एक तो वो काफ़ी तेज़ चलती है और एक स्टीडी विंड होती है, ये होता है कि वो हमेशा मोस्टली चलती रहती है, ये नहीं है कि 2-3 महीने ना चले। तो इसीलिए हम इन्हें ज़्यादातर कहाँ इंस्टॉल करते हैं, कोस्टल एरियाज़ में और अपने माउंटेन पासेस में, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एंड स्टीडी विंड मिलती है। विंड इनको मूव करती है, ये होते हैं जनरेटर से कनेक्टेड, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है विद विंड, इसीलिए हम इसे कहते हैं विंड एनर्जी। तो नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी। हम न्यूक्लियर एनर्जी हम कैसे जनरेट करते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूक्लियर ऑफ एटम्स, यानी कि जो एटम्स का न्यूक्लियर होता है उसमें एनर्जी स्टोर होती है और वहाँ से हमें मिलती है न्यूक्लियर एनर्जी। ये किन एटम्स या किन एलिमेंट्स में मिलेगी आपको? जो कि होते हैं नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का एग्जाम्पल है यूरेनियम एंड थोरियम। तो जब ये लोग न्यूक्लियर फिजन के अंडरगो करते हैं तो ये बहुत सारी एनर्जी एमिट करते हैं और इसी से हमें मिल जाती है हमारी न्यूक्लियर एनर्जी। एक बार दोबारा देखो कि न्यूक्लियर एनर्जी किससे ऑब्टेन होती है? जो न्यूक्लियर ऑफ एटम्स है उसके अंदर एनर्जी होती है। किन में, किन एलिमेंट्स में ये एनर्जी आपको मिलेगी? नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि यूरेनियम एंड थोरियम। इनको हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में रखते हैं जहाँ पर होता है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन होने के बाद बहुत सारी एनर्जी एमिट होती है और इसी एनर्जी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। इस तरह के होते हैं हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक, बात करें ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर, तो वर्ल्ड में है यूएसए एंड यूरोप। लार्जेस्ट डिपॉजिट इंडिया में यूरेनियम की कहाँ पर है? राजस्थान और झारखंड। साथ में इंडिया के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो है राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान। साथ में है नरोरा इन यूपी। इसके अलावा भी बहुत सारे, अगर आपको उनके नाम पता है तो कमेंट करके जरूर बताना, सो दैट बाकी सारे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो। अब देखो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको रखनी है याद, एमसीक्यू पर्पस से आ सकती हैं। लार्ज डिपॉजिट यूरेनियम के इंडिया में कहाँ है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्रोड्यूसर एनर्जी प्रोड्यूसर कौन है, तो ये सब कुछ आपको याद रखना है। मूविंग ऑन, अब हम देखेंगे जियोथर्मल एनर्जी। अब ये क्या है? तो अर्थ का जो इंटीरियर है उसके अंदर भी हीट एनर्जी होती है। इस हीट एनर्जी को यूज करके जो पावर प्रोड्यूस होती है उसे हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ राइजेस स्टेडीली विद डेप्थ, यानी कि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं अर्थ की सरफेस में अंदर जाते जाते हैं वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है। तो यही जो हीट एनर्जी होती है ये कई बार हमारे सरफेस पे आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स, जिसका हम यूज करते हैं टू जनरेट पावर। ठीक है, तो ये जो हमारी अर्थ के इंटीरियर की हीट है, जो अर्थ सरफेस के अंदर वाली हीट है जिसका हम यूज कर रहे हैं टू जनरेट पावर, उसे हम कहेंगे जियोथर्मल एनर्जी। इंडिया में वी हैव मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पूर्वा वैली इन लद्दाख। ये हमारे 2 जगह है जहाँ से हम जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जियोथर्मल एनर्जी क्या है? अर्थ के इंटीरियर की हीट। अब हमने जियोथर्मल देख लिया, अब हम देखेंगे टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी नाम से पता चल रहा है टाइड से रिलेटेड है। ठीक है, तो एनर्जी जो कि हम टाइड से जनरेट करते हैं वो होती है टाइडल एनर्जी। इसमें हम क्या करते हैं, हम डैम्स बिल्ड कर देते हैं सी की ओपनिंग में। जब भी हाई टाइड होता है यानी कि जब लेवल बढ़ जाता है पानी का, तो वो जो उसमें टर्बाइंस लगी होती हैं वो मूव करती हैं और इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है प्रोड्यूस। एग्जाम्पल के लिए वी हैव गल्फ ऑफ कच्छ इंडिया। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो टाइल्स होती हैं उनकी मदद से एनर्जी क्रिएट होती है। वहाँ पर डैम बना देते हैं, उसमें टर्बाइंस होती हैं। तो जब पानी ऊपर हो जाता है, जब हाई टाइड आती है, जब पानी का लेवल बढ़ जाता है, उस टाइम पर क्या होता है, ये टर्बाइंस मूव करती हैं। टर्बाइंस मूव करती हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो ये हो गई हमारी टाइडल एनर्जी। लास्ट इज बायोगैस। बायोगैस में क्या होता है? बायोगैस प्लांट में हम ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि हो गया डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हो गए, किचन का वेस्ट हो गया, एनिमल डंग हो गया, इन सबको हम यूज़ करते हैं और इसे हम कन्वर्ट करते हैं एक फ्यूल में। इसी को हम कहते हैं बायोगैस। ठीक है, तो क्या हम करते हैं, हम ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि डेड प्लांट्स एनिमल्स हो गए, एनिमल वेस्ट हो गया, किचन वेस्ट हो गया, इन सब का यूज़ करके हम गैसियस फ्यूल बनाते हैं, गैस वाला फ्यूल। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बायोगैस। इसमें क्या होता है कि जो हम वेस्ट डालते हैं वो बैक्टीरिया के थ्रू होता है डिकम्पोज। जब बैक्टीरिया उसे डिकम्पोज करते हैं तो साथ में वो एक गैस एमिट करते हैं जिसे हम बोलते हैं बायोगैस। ये गैस होती है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर। ठीक है, इस गैस में क्या होता है, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये एक्सीलेंट फ्यूल की तरह यूज़ हो सकती है। इसीलिए हम इसे अपने घर में कुकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी जगह यूज़ होती भी है। इस तरह के बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जिसमें सारा वेस्ट लाके डंप कर दिया जाता है और फिर धीरे धीरे जब डिकम्पोजर्स एक्सपेक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बायोगैस एमिट करते हैं और इस तरह हमारी बायोगैस बन जाती है। किससे बनती है? ऑर्गेनिक वेस्ट से। तो अब हमने क्या कर लिया, अब हमारे सारे ये जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज थे वो भी हमने कवर कर लिए। हमने सोलर एनर्जी पढ़ ली, विंड एनर्जी पढ़ ली, न्यूक्लियर पावर, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड बायोगैस। तो ये सारा ही कुछ हमने कवर कर लिया है। पूरा चैप्टर बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे डिटेल वे में कवर हो गया है हमारा। अगर अभी भी आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछना। सो विद दिस हमारा ये चैप्टर हो गया खत्म। एक बार लेक्चर लेने के बाद बुक से रीडिंग कर लेना एंड एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और साथ में पढ़ाई करते रहो, डेली लेक्चर्स लेते रहो। टेक केयर, बाय बाय।